गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेक्टर लेक्चर सीरीज जो वेक्टर स्टार्ट किया गया है उस वेक्टर के अंदर आपको नॉर्मल बेसिक आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? आज के लेक्चर में टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रिक फॉर्मेशन को डिस्कस किया जाएगा जिसमें अलजेब्रिक फिनोमिना एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस का महत्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ वेक्टर्स। कितने प्रकार से किस किस टाइप के वेक्टर आप डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है आपका टाइप ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक है आपका जीरो वेक्टर। क्लियर? जीरो वेक्टर का दूसरा जो नॉमिनेशन है वो है बेटा नल वेक्टर। जीरो वेक्टर है नल वेक्टर। क्लियर? व्हाट इज द नल वेक्टर एंड जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर एंड नल वेक्टर होता क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जीरो अमाउंट का मतलब क्या होगा। क्लियर? किसी भी वेक्टर के अंदर अगर अमाउंट की बात करें तो केवल मैग्नीट्यूड को काउंट होता है। क्लियर? और डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए बेटा? जीरो। क्लियर? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। क्लियर? नल वेक्टर भी इसका दूसरा नाम है। सेकंड है आपके पास जो सेकंड टॉपिक है वेक्टर टाइप में, वो है बेटा पैरेलल वेक्टर। देखिए, पैरेलल वेक्टर होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। एनी टू वेक्टर which have arranged parallel to each other, that is called as parallel vector. Two vector किसमें arranged है? parallel में। क्लियर? अब यहां पर मैग्नेटिक कंडीशन नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, बस वो पैरेलल होने चाहिए। और पैरेलल कब आएंगे? जब उनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा? डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा? सेम होनी चाहिए। देखो, यहां पर आपके पास एक वेक्टर दिए है, दूसरा वेक्टर दिया है। क्लियर? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सर दोनों की डायरेक्शन सेम है। दोनों के बीच का गैप क्या है? सेपरेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर तभी कहलाएगा तो पहला केस में डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरा इसमें सेपरेशन इक्वल होना चाहिए। सेपरेशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पे सेपरेशन इक्वल है तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये वेक्टर इस लेंथ का है, ये वेक्टर इस लेंथ का है, मतलब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो यहां दोनों केस लागू हो जाएंगे। डायरेक्शन सेम बट मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड अनइक्वल भी हो सकता है। दोनों ही केस लागू हो जाएंगे। दोनों ही वेक्टर क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर बोथ आर इन द कंडीशन ऑफ पैरेलल टू ईच अदर। बोथ आर इन द कंडीशन ऑफ पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? इस केस में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है? अनइक्वल है। इस केस में डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। क्लियर? तो ये कहलाएगा आपका पैरेलल वेक्टर। थर्ड जो पॉइंट है आपका वो है बेटा वेक्टर टाइप ऑफ में एंटी पैरेलल वेक्टर। तीसरा क्या है बेटा? एंटी पैरेलल वेक्टर।
देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। पहले वाले केस सेम टू सेम अप्लाई होगा, बट उसमें कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों के बीच का सेपरेशन तो इक्वल होगा, बट डायरेक्शन शुड बी द जस्ट अपोजिट। कैसे? अगर ये आपके पास p वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इट्स हैव इक्वल सेपरेशन। दोनों केस लागू हो गए यहां पे, डायरेक्शन अपोजिट और डायरेक्शन अपोजिट के बाद इक्वल मैग्नीट्यूड भी लागू हो सकता है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी लागू हो सकता है। दोनों केस यहां पे लागू हो रहे हैं। क्लियर? डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। पहले वाले केस में डायरेक्शन क्या था, सेम था। देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है। क्लियर? ये जस्ट अपोजिट है, सेपरेशन आपका इक्वल है। वेक्टर सेपरेटेड बाय द इक्वल गैप, वेक्टर सेपरेटेड बाय द इक्वल गैप, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल और अनइक्वल वेक्टर। देखिए टाइप 1 इक्वल वेक्टर एंड टाइप 2 अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, टाइप 1 इक्वल वेक्टर का मीनिंग है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल, जस्ट लाइक दिस। एक वेक्टर दोनों ही फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्लियर? अगर आप इसे p वेक्टर का नाम देंगे और आप इसे q वेक्टर का नाम देंगे तो बताइए क्या हुआ, p इज इक्वल टू q। दोनों ही वेक्टर पैरेलली कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो p वेक्टर इज इक्वल टू q वेक्टर और p बराबर q। इसका मीनिंग है इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो लेंथ। कैसे? उसका एक रीजन है। देखिए मैं यहां पे बोल देता हूं कि 1 सेंटीमीटर डिनोट टू द 10 न्यूटन फोर्स। और आपने लेंथ ऑफ द वेक्टर लिया है 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि 1 सेंटीमीटर डिनोट टू द 10 न्यूटन फोर्स, तो यहां पर आपके पास जो लाइन ड्रॉ की गई है वो 4 सेंटीमीटर है। बताइए एस वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन। तो ये लेंथ डिटरमाइन करने पर आपको मैग्नीट्यूड डिटरमाइन होगा, ये इसकी गारंटी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर डिनोटेड टू द 10 न्यूटन फोर्स। तो इस बहस पे अपन बात करेंगे कि यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द वेक्टर इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये वेक्टर आपको फोर्स देगा 40 न्यूटन। कितना फोर्स देगा, 40 न्यूटन का फोर्स देगा। क्लियर? तो लेंथ ऑफ द वेक्टर इज डिनोटेड ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? अब बात आती है यहां पे अनइक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के सेपरेशन में अनइक्वल को समझिए। यहां पे दोनों चीजें क्या है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली इक्वल है, बट यहां पर ये केस लागू हो जाएगा 2 पार्ट में। अगर डायरेक्शन इक्वल है, क्या है बेटा, डायरेक्शन इक्वल है, तो फिर आप मैग्नीट्यूड अनइक्वल लेंगे। अगर डायरेक्शन इक्वल है तो मैग्नीट्यूड आपको अनइक्वल लेना है। क्लियर? और यहां पर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अनइक्वल हो जाएगी। क्लियर?
डायरेक्शन इक्वल है तो मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो डायरेक्शन इक्वल होगा। बस ये केस यहाँ पे लागू होता है। जैसे देखो ये p वेक्टर है, डायरेक्शन को इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, q वेक्टर कर दो। बताइए यहां पे अगर डायरेक्शन इक्वल है तो फिर लेंथ ऑफ द वेक्टर आर अनइक्वल, और मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो बट डायरेक्शन को क्या कर दो, अनइक्वल कर दो, तो ये अनइक्वल टाइप ऑफ वेक्टर हो जाएगा, ये इक्वल टाइप ऑफ वेक्टर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? देखिए इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर वेक्टर एंड कोप्लानर वेक्टर। दोनों को एक साथ समझा देते हैं। इफ एनी टू वेक्टर लाई ऑन अ सिंगल लाइन दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर वेक्टर। जैसे ये दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे प्रेजेंट है। इफ एनी टू वेक्टर लाई ऑन अ प्लेन दैट इज कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर। क्लियर? तो ये तो आपका लीनियर वेक्टर है, ये आपका कोप्लानर वेक्टर है। ओके, लीनियर वेक्टर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों ही वेक्टर क्या होने चाहिए, लेंथ वाइज इक्वल होने चाहिए, नथिंग। एक ही लाइन में है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम भी हो सकती है, जस्ट अपोजिट भी हो सकती है। देखिए ये लाइन है, एक ही लाइन के वेक्टर हैं और एक ही लाइन में ये जस्ट अपोजिट भी है, बट दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टॉपिक यहां पे फिनिश होता है। देखिए अब कुछ ऐसे वेक्टर आते हैं जो बेटा एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, उन्हें को-सेंटर वेक्टर कहते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर, को-सेंटर या कॉन्करेंट वेक्टर। देखिए कॉन्करेंट वेक्टर क्या कहलाते हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, दैट इज द p वेक्टर, दैट इज द q वेक्टर एंड दैट इज द r वेक्टर। These vectors are starting from a single point that is called as concurrent vector. Clear? तो ये भी टाइप ऑफ वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, कॉन्करेंट वेक्टर। देखिए एक टॉपिक आता है अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। मैं यहां पे समझा देता हूं अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या होता है। देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए पहला केस, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, पहला केस तो है कि बोथ आर अपोजिट वेक्टर। जैसे ये आपका p वेक्टर है, ये आपका p वेक्टर है, इसके जस्ट अपोजिट इस बिंदु पे आपने q वेक्टर ड्रॉ कर दिया, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, तो आप क्या बोलेंगे, p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ q वेक्टर। क्लियर? अपोजिट क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। यहां पर मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, दैट इज द p इक्वल टू q। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है जो कि टाइप ऑफ वेक्टर सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है आपका पोलर वेक्टर और एक होता है एक्सियल वेक्टर। इन दोनों को समझिए आप, दो टॉपिक है यहाँ पे, पोलर वेक्टर और नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियल वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो पोल्स को डिटरमाइन करते हैं, डिटरमाइन टू द पोल्स। क्लियर? एक्सियल वेक्टर एक्सिस की हेल्प से डिटरमाइन होते हैं। क्लियर? जैसा मान लो ये एक्सियल है और यहां पर तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट विच
revolving in a circular orbit around this axis. क्लियर? तो वो एक्सिस कहां से पास होंगी? सेंटर से पास होंगी. तो दैट इज एक्सियल वेक्टर. क्लियर? पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर जो किसी पोल r, थीटा को डिटरमाइन करता है, पोल पॉइंट को डिटरमाइन करता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलर वेक्टर. क्लियर? मैथमेटिक्स में ज्यादा समझाया जाता है, फिजिक्स में आपके केवल एक्सिस फिनोमेना पे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं. x, y, z. नेक्स्ट आपके पास यूनिट वेक्टर. देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर. टाइप ऑफ वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए. तो यूनिटी मैग्नीट्यूड. पहला तो है आपके पास यूनिटी मैग्नीट्यूड. ठीक है. दूसरा है आपके पास विच इज प्रोवाइड टू द डायरेक्शन. प्रोवाइड टू द डायरेक्शन. क्लियर? क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है. अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए इज इक्वल टू द वेक्टर divided by magnitude of vector. Magnitude of vector. क्लियर? जैसे मान लो यहां पर कोई r के डिनोट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल r वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज r के बराबर r वेक्टर अपॉन r. क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे. r वेक्टर बराबर r इंटू r के. देखिए यहां पे तीनों पॉइंट एक साथ डिस्कस हो रहे हैं. ये तो होगा वेक्टर, ये होगा मैग्नीट्यूड, और ये होगी इसकी डायरेक्शन. और वेक्टर क्या होता है? वेक्टर सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द इट्स मैग्नीट्यूड विद इट्स डायरेक्शन. एक तरह से अगर इसको समझें तो यही निकल के आता है आउटपुट कि वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एक कॉम्बिनेशन है. और डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होगा. तो ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट वेक्टर. और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन. किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डायरेक्शन को. अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इसी पार्ट पे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. इस साइड डिस्क्राइब कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर, और इस साइड डिस्क्राइब कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. क्या मीनिंग होता है इसका? पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का समझाइए. देखिए पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वेक्टर को आप नॉमिनेट करते हैं वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है. पोजीशन वेक्टर के बाद आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर जो किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके. तो यहां पे पहला टॉपिक है पोजीशन वेक्टर. क्लियर? एन ऑब्जेक्ट हैव पोजीशन x, y. क्लियर? तो ये x, y कहां होगा? xy प्लेन में होगा. x, y कहां होगा? xy प्लेन में होगा. ठीक है. तो ये प्लेन है. ये आपका ओरिजिन पॉइंट है एक तरह से भाई. ये एक्स वाई प्लेन है. सपोज ऑब्जेक्ट है आपका पी एक्स कोमा वाई. क्लियर? तो ये तो हो गया एक्स और ये हो गया आपका वाई. पहले तो ऑब्जेक्ट एक्स लोकेशन पे जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वाई लोकेशन पे आएगा. क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एक्स लोकेशन रिप्रेजेंटेड टू द रेफरेंस टू द ओरिजिन.
फिर यहाँ से फिर ये गया y, फिर ये y नोटेशन हो गया. व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स r वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दैट इज कॉल्ड एज r वेक्टर. क्लियर? तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 0 ऑफ i के प्लस y माइनस 0 ऑफ j के. क्लियर? OP वेक्टर को क्या बोलेंगे? r वेक्टर बोलेंगे, xi के प्लस y ऑफ j के. क्या बोलेंगे इसको पोजीशन वेक्टर को बेटा? xi के प्लस y j के. क्लियर? अगर माना कि प्लेन में नहीं होकर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन किसी 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में है. कहां पर है? 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम. जैसे मान लो ये रूम यहाँ पे बना हुआ है, क्यूब इसको डिटरमाइन कर रहे हैं, विच हैव डिस्क्राइब अ पॉइंट लोकेशन P x, y, z. क्लियर? व्हाट इज द r वेक्टर? r वेक्टर क्या होगा? तो देखिए r वेक्टर यहाँ डिस्क्राइब करेगा xi के, yj के एंड z के. क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं इसको? पोजीशन वेक्टर कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट विच हैव लोकेटेड टू इट्स पोजीशन which can be determined by the help of position vector. क्लियर? अब पोजीशन वेक्टर का जो O से लेकर P पॉइंट लोकेट किया है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी? क्लियर? वो भी देख लीजिए. अगर पोजीशन वेक्टर आपके पास ये है तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे आप. R बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, जे कैप का जो कॉफिशिएंट है, के कैप का जो कॉफिशिएंट है, आप उसे अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए. आपको पोजीशनिंग वेक्टर के साथ साथ पोजीशन डिस्टेंस भी मिल जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली मोशन को डिस्क्राइब करने में भी काम आएगा. तो देयर आर एन xy प्लेन अ लोकेशन व्हिच इज 3D coordinate x, y and z. Clear? That are the P point which have location x1, y1, z1, and that is the Q point which have located x2, y2, z2. ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेशन R1 वेक्टर का और ये हो जाएगा डिटर्मिनेशन R2 वेक्टर का. क्लियर? यहाँ पे P वेक्टर जो डिस्क्राइब किया गया है वो x1, y1, z1 है और Q वेक्टर जो डिस्क्राइब किया गया है वो x2, y2, z2 है. क्लियर? और यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा O. क्लियर? अब सबसे पहले दो डिस्क्रिप्शन तो आप दे दीजिए. OP वेक्टर, R1 वेक्टर, ये हो जाएगा x1 i के, y1 j के एंड z1 k के. क्लियर? दूसरा डिस्क्रिप्शन है OQ वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर x2 i के, y2 j के एंड z2 k के. दैट इज द टू पोजीशन वेक्टर. आपको डिटरमाइन करना है डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? ये हो जाएगा आपका PQ वेक्टर. P से स्टार्ट किया है और Q की ओर जा रहे हैं, तो हेड पोजीशन ऑफ वेक्टर कहां होगा? Q पॉइंट की ओर होगा. टेल पोजीशन ऑफ द वेक्टर कहां होगा? P पॉइंट की होगा, क्योंकि आपने P से Q दिया है. ठीक है? देखिए PQ वेक्टर क्या होगा? देखो PJ क्या है? Q. लास्ट पॉइंट पे गए हैं, इसका मतलब OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर. PQ vector described to the OQ x2 y k,
y2 jk z2 kk minus x1 ik y1 jk z1 kk. Clear? What is the output? PQ vector x2 minus x1 of ik plus y2 minus y1 of jk plus z2 minus z1 of kk. That is the displacement vector. Clear? इसको आप यहाँ पे r वेक्टर भी नोट कर सकते हैं. तो ये r वेक्टर की वैल्यू इस तरह से क्या होगी, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. सॉल्व करने पर क्या आ रहा है वो देख लीजिए आप. x2 माइनस x1 ऑफ ik y2 माइनस y1 ऑफ jk z2 माइनस z1 ऑफ kk. क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r बराबर क्या होगा, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. The distance between 2 points, that is the mathematical formula and that is the vector physical formula. Clear? तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है. ये टाइप ऑफ वेक्टर का पार्ट था जो मैंने आज फिनिश किया है. नेक्स्ट पार्ट पे अलजेब्रिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझिए. पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट वेक्टर. क्लियर? और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ वेक्टर, अपोजिट वेक्टर. अपोजिट वेक्टर में माइनस यूज करते हैं. ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.